हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का लॉ ऑफ स्कूल में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है संविधान की उद्देशिका। यह टॉपिक यूजीसी नेट, पीसीएसजे और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से बेहद मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है उद्देशिका। इसको प्रस्तावना के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हम उद्देश्य के बारे में सामान्य जानकारी के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उद्देशिका का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है और उसकी भाषा जो हमारे भारतीय संविधान में उद्देशिका समाहित की गई है, इसका विचार सबसे पहले अमेरिका के संविधान से लिया गया, लेकिन जो इसमें भाषा का इस्तेमाल किया गया वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। ठीक है जी। जब 1946 में संविधान सभा की बैठक चल रही थी, तब एक प्रश्न यह उत्पन्न हुआ कि हमारे संविधान में एक उद्देशिका का भी प्रावधान होना चाहिए। तत्पश्चात तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देशिका का प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया, जिसको संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। आइए अब हम जानते हैं कि उद्देशिका कितने प्रकार के न्याय का प्रावधान करती है। जैसा कि स्पष्ट है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका 3 प्रकार के न्याय का प्रावधान करती है। नंबर 1 सामाजिक न्याय, नंबर 2 आर्थिक न्याय, नंबर 3 राजनीतिक न्याय। इसी प्रकार भारतीय संविधान की उद्देशिका 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में प्रावधान करती है। नंबर 1 विचारों की स्वतंत्रता, नंबर 2 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नंबर 3 विश्वास की स्वतंत्रता और नंबर 4 धर्म की स्वतंत्रता एवं नंबर 5 उपासना की स्वतंत्रता। इसी प्रकार उद्देशिका 2 प्रकार की समता की बात करती है। नंबर 1 प्रतिष्ठा की समता, नंबर 2 अवसर की समता, तथा 2 प्रकार की बंधुता के बारे में बात करती है। नंबर 1 राष्ट्र की एकता, नंबर 2 अखंडता। आइए अब हम जानते हैं कि उद्देशिका के संबंध में क्या क्या कथन दिए गए हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उद्देशिका को संविधान की आत्मा न कहकर वो आर्टिकल 32 जो संवैधानिक उपचारों के संबंध में प्रावधान करता है उसको संविधान की आत्मा कहते हैं। कृष्ण स्वामी अय्यर संविधान की प्रस्तावना को हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार बताते हैं। वो कहते हैं कि उद्देशिका हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। इसी प्रकार के मुंशी कहते हैं कि हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है। प्रस्तावना हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। इसी प्रकार गोलकनाथ केस में न्यायाधीश श्री सुब्बाराव जी ने उद्देशिका को कहा है कि उद्देशिका किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। इसी प्रकार इंद्री बेरुबारीवाद में उद्देशिकाओं के संबंध में कहा गया है कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। अर्थात हमारे संविधान निर्माताओं के विचार क्या थे, वो किस प्रकार के संविधान का निर्माण करना चाहते थे, इस सब को जानने के लिए हमें भारतीय संविधान की उद्देशिका को देखना होगा। आइए अब हम जानेंगे कि संविधान में उद्देशिका को समाहित किए जाने से क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान में उद्देशिका को समाहित किए जाने से सबसे पहले बेनिफिट्स ये रहा है कि संविधान के स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि संविधान का स्रोत क्या है।
दूसरा ये बेनिफिट्स हुआ है कि संविधान के उद्देश्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा, संविधान के परिवर्तन की तिथि क्या है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। आइए अब हम एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि संविधान का स्रोत क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संविधान का स्रोत भारत की जनता है, भारत के लोग हैं, क्योंकि भारतीय संविधान की उद्देशिका हम भारत के लोग अर्थात वी दी पीपल ऑफ इंडिया शब्द से शुरू होती है। इसलिए भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता है, क्योंकि भारतीय जनता ने अपनी संप्रभु इच्छा को इस संविधान के माध्यम से व्यक्त किया है और भारतीय जनता ने ही इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया है। इसका अर्थ है कि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। भारतीय जनता ने अपनी संप्रभु इच्छा को इस संविधान के माध्यम से व्यक्त किया। अतः स्पष्ट है कि संविधान का स्रोत हम भारत के लोग हैं। आइए अब हम प्रभु संपन्नता के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि उद्देशिका द्वारा भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का निश्चय किया गया है। अर्थात प्रभु संपन्नता का अर्थ हुआ कि भारत आंतरिक एवं बाह्य दोनों दृष्टि से विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। अर्थात भारत आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के मामलों में स्वतंत्र है। वो अपनी विदेशी नीति बनाने में स्वतंत्र है। विदेशी नीति, भारत की विदेशी नीति किसी विदेशी सत्ता द्वारा निर्धारित नहीं की जाती। इसके लिए भारत स्वतंत्र है पूर्ण रूप से कि वह अपनी विदेशी नीति खुद निर्धारित कर सकता है। हालांकि ये कहा जाता है कि भारत ने स्वतंत्रता के पश्चात भी राष्ट्रमंडल की सदस्यता को बनाए रखा है। हालांकि यह सब भारत की संप्रभुता पर अंश मात्र भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है, क्योंकि भारत ने इसकी सदस्यता को अपनी इच्छा से स्वीकार किया है और वह जब चाहे इसकी सदस्यता से अपने आप को अलग कर सकता है। आइए अब हम समाजवाद के बारे में जानते हैं। जैसे कि स्पष्ट है कि समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में जोड़ा गया। संविधान के लागू होने के समय समाजवाद शब्द का स्पष्ट उल्लेख संविधान में नहीं किया गया था। हालांकि आर्थिक संविधान के लागू होने के समय भी आर्थिक न्याय शब्दावली में समाजवाद की अवधारणा अंतर्निहित थी। समाजवादी शब्द की स्पष्ट परिभाषा देना कठिन है। हालांकि इतना स्पष्ट है कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के मुख्य साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। अब नियंत्रण की मात्रा कितनी अधिक या कितनी कम है, इसी आधार पर समाजवाद के वास्तविक स्वरूप का अवधारण किया जाता है। भारतीय संविधान ने इस दिशा में बीच का मार्ग अपनाया है, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। एक्सेल वियर बनाम भारत संघ 1979 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने समाजवाद के प्रभाव को स्पष्ट किया और कहा कि न्यायालय को राष्ट्रीयकरण और राज्य स्वामित्व को अधिक प्रभाव देना चाहिए। इसी तरह DS नकारा बनाम भारत संघ 1983 के बाद में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने समाजवाद को स्पष्ट करते हुए कहा कि समाजवाद का मूल तत्व कमजोर वर्ग और कर्मकारों के जीवन स्तर को ऊंचा करना और उनके लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देना है। आइए अब हम पंथनिरपेक्ष के बारे में जानते हैं। पंथनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया। पंथनिरपेक्ष राज्य ऐसा राज्य है
जो किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता, बल्कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। हालांकि जब भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय पंथ निरपेक्ष शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं था, लेकिन उस समय भी पंथ निरपेक्ष की धारणा विश्वास, धर्म, उपासना और भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल 25 से लेकर 28 जिसके अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, उसके अंतर्गत पंथ निरपेक्ष की धारणा अंतर्निहित थी। अरुणा राय बनाम भारत संघ 2002 के वाद में भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश धर्माधिकारी ने कहा कि पंथ निरपेक्षता का अर्थ सकारात्मक रूप में लेना चाहिए, अर्थात राज्य को सभी धर्मों का ज्ञान होना चाहिए, उनके प्रति आदर का भाव होना चाहिए और उनके प्रति आपस में आदर की भावना का बीज पैदा करना चाहिए। आइए अब हम लोकतंत्रात्मक या डेमोक्रेटिक के बारे में जानते हैं। लोकतंत्रात्मक शब्द का अर्थ है कि भारत की सरकार की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के संबंध में अब्राहम लिंकन जी ने कहा कि जनता के लिए जनता के द्वारा स्थापित सरकार है जिसका अर्थात जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि देश का शासन चलाते हैं तथा वे जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रेजेंट में विश्व में 2 प्रकार की लोकतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित हैं। नंबर 1 प्रत्यक्ष लोकतंत्र, नंबर 2 अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र से तात्पर्य ऐसे लोकतंत्र है जहां विधिक राजनीतिक शक्ति उसकी जनता द्वारा प्रयोग की जाती हो। इसका सबसे अच्छा उदाहरण स्विट्जरलैंड है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वह होता है जहां पर जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा विधिक राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की धारणा को अपनाया गया है। आइए अब हम गणतंत्र के बारे में जानते हैं। गणतंत्र सबसे स्पष्ट है कि भारत में वंशानुगत राजा की परंपरा का अंत हो गया है और भारत का राज्याध्यक्ष जनता का अप्रत्यक्ष चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, अर्थात भारत का राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति द्वारा चुना जाता है जो जनता द्वारा सीधे चुने हुए होते हैं और उसके बाद वो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन में भाग लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है तथा देश की समस्त कार्यप्रणाली की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, किंतु वह उसका प्रयोग मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है। आइए अब हम अखंडता के बारे में जानते हैं। अखंडता शब्द को भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। भारतीय संविधान की उद्देशिका में इस शब्द का प्रयोग पृथकतावादी प्रवृत्तियों को रोकने हेतु किया गया। हालांकि जब भारतीय संविधान को लागू किया गया उस समय अखंडता शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन अखंडता शब्द की अवधारणा संघात्मक प्रवृत्ति में निहित थी। आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है, अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसी के आधार पर भारतीय संविधान के आर्टिकल 92 के अंतर्गत अखंडता के आधार पर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाया गया है। आइए अब हम उद्देशिका के संविधान के निर्वचन में क्या महत्व है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि स्पष्ट है कि इनरबेरुबारवाद 1960 में यह कह दिया गया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, अर्थात वह संविधान का भाग नहीं है। यह अलग बात है कि उद्देशिका संविधान का प्रेरणा तत्व हो सकता है लेकिन वो उसका अंग नहीं है। केवल संविधान की उद्देशिका महत्व तभी होता है जब संविधान की भाषा अस्पष्ट हो या असंदिग्ध हो
तत्पश्चात केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में जो बेरुबारीवाद में जजमेंट दिया गया था उसको उलट दिया गया और यह कहा गया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। बेरुबारीवाद में कहा गया था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती में बेरुबारीवाद को उलटकर कहा गया कि उद्देशिका संविधान का भाग है और यह भी स्पष्ट किया गया कि उद्देशिका संविधान का भाग है और संसद को उद्देशिका सहित संपूर्ण संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वह ऐसा संशोधन नहीं कर सकता जिससे कि संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करती हो। तत्पश्चात रणधीर सिंह बनाम भारत संघ के बाद में उद्देशिका का अनुसरण किया गया और उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 14, 16 एवं 39A के अंतर्गत स्त्री एवं पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार है, जो कि भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मूल अधिकार है। आई होप कि उद्देशिका के बारे में हमने जो भी जाना है वो आपको समझ आया होगा। अगले वीडियो में इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हम सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।